अपने यूट्यूब चैनल पे इस चैनल पे हम यूपीएससी से रिलेटेड कंटेंट को स्टडी करते हैं और उसे इजी से इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अभी तक हम क्लास 6 की हिस्ट्री और ज्योग्राफी कंप्लीट कर लिए और अभी हम पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट कर चुके हैं क्लास 6 की। ठीक है, आज का हमारा चैप्टर है सेकंड चैप्टर, जो बात करता है डाइवर्सिटी और डिस्क्रिमिनेशन के बारे में। पिछले चैप्टर में हमने डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा है, ठीक है, कि डाइवर्सिटी क्या होती है और सोसाइटी को किस तरीके से इम्पैक्ट करती है। अभी भी इस चैप्टर में भी थोड़ा सा ओवरव्यू दिया गया है और डिस्क्रिमिनेशन के बारे में देखेंगे। देखो, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें एक बात बता देती हूँ कि जो पॉलिटी होती है, ठीक है, पॉलिटी जो बुक है या पॉलिटी जो एक सब्जेक्ट है, तो उससे हमारे जीवन में बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट होता है कि हिस्ट्री जो होती है उससे हमें समझने पर हमारा इतिहास जो है उसको जानने में हमें हेल्प मिलती है, इतिहास जानने को मिलता है हिस्ट्री में। ज्योग्राफी में जो है हमारे लैंडफॉर्म के बारे में, फ़िज़िकल जो चीज़ें हो रही होती है हमारे इन्वायरमेंट में, उसके बारे में हमें पता चलता है। लेकिन जो पॉलिटी होती है ना, वो हमारे अंदर वैल्यू इनकलकेट करती है। जो भी हमारे प्रिंसिपल, वो पॉलिटी हमें बताती है कि हमें किस तरीके से एक सोसाइटी में बिहेव करना चाहिए, हमारे कुछ वैल्यूज़ होने चाहिए, कुछ प्रिंसिपल्स होने चाहिए। ठीक है, पॉलिटी हमें बताती है कि समाज में हमें किस तरीके से रहना चाहिए। और जो पॉलिटी है ना, एक इंसान को अच्छा इंसान बनाने में मदद करती है, सबसे पहली बात तो इस वजह से पॉलिटी का इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। ये तो ठीक है, लेकिन इस बुक में जब हम यूपीएससी की बात करते हैं कि हम किसी प्रिपरेशन करें किसी एग्ज़ाम की और उसके लिए हमें कोई बुक पढ़नी है, तो उसका मतलब है कि उसको हमें समझना है, अच्छे से अपने दिमाग में बैठाना है और उसमें जो भी चीज़ें दी गई है, जो भी अच्छी चीज़ें दी गई है, उसे अपने जीवन में उतारना है। ठीक है, 6th क्लास की एनसीईआरटी या कोई भी एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी क्यों पढ़ी जाती है यूपीएससी के लिए? क्योंकि हम अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है उसको डेवलप कर सकें। ठीक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, उनके जो टर्म्स दिए होते हैं एनसीईआरटी में, जो भी चीज़ों के, वो समझने में हमें हेल्प मिले एनसीईआरटी के थ्रू। देखो, ऐसा मत समझना कि एनसीईआरटी जो है उसको पढ़ के उसमें से तुमको डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाएंगे यूपीएससी में, ठीक है, प्रीलिम्स में, मेंस में। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, एनसीईआरटी इस वजह से पढ़ी जाती है ताकि हम बेसिक चीज़ों के मतलब समझ सकें, और जब हम स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसको पढ़ने में हमें आसानी मिलेगी। टर्म्स का मतलब है कि जब हम यहाँ पे बात होती है डाइवर्सिटी की, यहाँ पे बात होती है डिस्क्रिमिनेशन की, तो हम ये जो मतलब है ना, इस डिस्क्रिमिनेशन का क्या मतलब होता है, इस डाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है, वो आसानी में समझ सकते हैं इस बुक से। ठीक है, इस वजह से एनसीईआरटी पढ़ी जाती है। चलो, फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। बाकी तो आप सब समझदार हो ही सही। तो डाइवर्सिटी का मतलब मैंने पिछले चैप्टर में बता दिया था कि डाइवर्सिटी का मतलब होता है भिन्नता। भिन्नता मतलब हम सब एक दूसरे से कितने अलग हैं, हमारे क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है, कितने हम एक दूसरे से, हमारी सोच कितनी अलग है, हमारे थॉट्स हैं, हमारे ड्रेसिंग सेंस है, हमारे खाने की हैबिट है, कुछ भी चीज़ जो हमको एक दूसरे से अलग बनाती है उसे हम डाइवर्सिटी कहते हैं। इस चैप्टर के स्टार्टिंग में भी थोड़ा सा दिया गया है कि हमारी लिविंग कंडीशंस अलग हैं, हमारे बोलने की लैंग्वेज अलग है, हमारा खाने का जो हैबिट है या हमारी जो पसंद है, फेवरेट चीज़ें हैं, वो अलग है, हमारे पहनने के तरीके अलग है, हमारे जो गेम्स हम खेलते हैं वो अलग हो सकते हैं, हमारे सेलिब्रेट करने वाले फेस्टिवल्स अलग हो सकते हैं। चलो, डिफरेंस तो है, डाइवर्सिटी तो है, और ये डाइवर्सिटी जो है वो इन्फ्लुएंस होती है हमारे जोग्राफिकल और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से। जो मैंने तुम्हें पिछले चैप्टर में भी बताया कि हमारा जो हिस्ट्री होता है ना, हमारा पास्ट, वो हमारे आज की कंडीशन में बहुत ज़्यादा क्या कर रहा है, रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, आज हम जैसे हैं वो हमारी हिस्ट्री अगर वैसी थी, इस वजह से हम आज ऐसे हो पाए। ठीक है, अगर हमारी हिस्ट्री उस तरीके की नहीं होती जो पहले, मतलब जिस तरीके की है, तो शायद हम इस तरीके के अभी नहीं होते। ठीक है, जिस कंडीशन में है वो हमारी हिस्ट्री हमको इन्फ्लुएंस कर रही है, और जिस तरीके की जगह पर हम रह रहे हैं, हमारी ज्योग्राफी, वो भी हमारे डिफरेंसेस में क्या रोल प्ले करती है। ठीक है, तो ये दो चीज़ तो मैंने तुम्हें बता दी थी कि हमारा जो हिस्टोरिकल और जो ज्योग्राफिकल फैक्टर होता है वो दोनों हमें इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे डिफरेंसेस में। ठीक है, किस में डिफरेंस? डाइवर्सिटी में
क्या करते हैं, वो इन्फ्लुएंस करते हैं, हिस्टोरिकल और जोग्राफिकल फैक्टर। चलो ठीक है, इसमें बताया गया है कि इतने डाइवर्स है हमारा इंडिया, इतना डाइवर्स है कि देखो समझते हैं एग्जाम्पल से कि यहाँ पे 1600 से ज़्यादा तो मदर टंग है लोगों की। कितनी? 1600 से ज़्यादा तो यहाँ पे जो है मदर टंग है, लोकल लैंग्वेज जिसे हम बोलते हैं ना, हमारी मातृभाषा, तो वो 1600 से ज़्यादा है लोगों की, और 100 से ज़्यादा डांस फॉर्म है। इतना डाइवर्स है इंडिया, ठीक है। फेस्टिवल की बात ही छोड़ दो, ठीक है, इतना डिफरेंस आ चुका है यहाँ पे। तो यही सब बताया गया, हमारे ओपिनियन एक दूसरे से अलग है, लोगों का एटीट्यूड कुछ चीज़ों पे अलग है, ठीक है। तो हर तरीके की चीज़ों से हम क्या है, अलग है। देखो हम क्या होता है कि हम ज़्यादातर फ्रेंड्स भी उन्हीं को बनाते हैं जो हमारे जैसे हो, उनकी थोड़ी सी आदतें गुण हमसे मिलते हो, ठीक है। तो ऐसे लोग हमें पसंद आते हैं, और जो हमारे तरह के नहीं होते थोड़े से, तो हमें उनसे क्या अनफेमिलियर से होते हैं, हम उन्हें स्ट्रेंज समझते हैं, थोड़ा अजीब लगता है, ठीक है। जो लोग हमारी तरह नहीं होते, थोड़े से डिफरेंट होते हैं, ठीक है, तो हम उनसे थोड़े अलग तरीके से बात करते हैं, उतने फ्रेंडली नहीं हो पाते उनके साथ में, इतना घुल मिल नहीं पाते। तो यहाँ ये सब चीज़ें बताई गई है, और ये सब चीज़ें किस तरीके से अफेक्ट करती है सोसाइटी को, ये पता चलेगा। डाइवर्सिटी तो समझ में आ गया कि हम बहुत डाइवर्स हैं, ठीक है, समझ में आता है। लेकिन जब डाइवर्सिटी जो है वो क्या हो जाए ना, जब वो एक सोसाइटी को किस तरीके से इम्पेक्ट कर दे बुरी तरीके से, वो भी इस चैप्टर में बताया गया है। आगे पहले एक टर्म का मतलब समझ लेते हैं, प्रिजुडाइज, और एक आएगा आपका स्टीरियोटाइप, ठीक है। तो यहाँ पे यही दिया गया है। प्रिजुडाइज का मतलब होता है कि किसी भी पर्सन को नेगेटिवली जज करना, ठीक है। किसी भी पर्सन के प्रति, कोई भी एक इंसान है उसके प्रति हम कोई भी भावना रखते हैं, वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव नहीं। कोई भी अगर मैं नेगेटिव किसी को जज कर रही हूँ, किसी को नेगेटिवली देख रही हूँ, तो वो क्या है, मैंने अपने अंदर प्रिजुडाइज पाल रखा है। उसे क्या कहते हैं, प्रिजुडाइज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, प्रिजुडाइज कहते हैं। जैसे कि अगर मैं किसी पर्सन को लेज़ी मानती हूँ, मैं कहती हूँ कि विलेजर्स जो होते हैं वो तो इग्नोरेंट होते हैं। कौन होते हैं वो? इग्नोरेंट होते हैं। और जो सिटी के लोग जो होते हैं उनको मनी माइंडेड, लेज़ी की तरह देखते हैं कि जो विलेजर्स होते हैं ना वो तो इग्नोरेंट है, और वो तो सिटी के लोग होते हैं उनको मनी माइंडेड कहते हैं, या उनको कहते हैं कि ये तो शहर के लोग बहुत ही लेज़ी होते हैं, आलसी होते हैं। तो इस तरह की मैंने नेगेटिव चीज़ें बना ली किसी पर्सन के प्रति, ठीक है। एक प्रकार के लोगों के लिए मैंने क्या बना लिया कि एक नेगेटिव चीज़ की, ये तो लोग ऐसे ही होते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, प्रिजुडाइज है। ये समझ में आया प्रिजुडाइज का मतलब? ये प्रिजुडाइज में किसी भी चीज़ के लिए बना सकती हूँ, कि मैं बना सकती हूँ किसी रिलीजियस बिलीफ के लिए कि ये वाला रिलीजन जो है ना वो तो ख़राब है, मेरा रिलीजन ही सुपीरियर है, दूसरा रिलीजन तो इन्फीरियर है। इस तरीके की जो नेगेटिव चीज़ है मैंने बना ली किसी भी रिलीजन के प्रति, या फिर किसी कंट्री के प्रति कि यार ये कंट्री के लोग तो बहुत बेकार होते हैं, ये कंट्री में तो ऐसा होता है, ये कंट्री अच्छी नहीं है, वगैरह वगैरह। ये भी हम किसी भी चीज़ के लिए बना सकते हैं प्रिजुडाइज, नेगेटिव चीज़, नेगेटिव थॉट की रिलीजन के लिए बना सकते हैं, किसी के स्किन के कलर के लिए, जैसे कि काले रंग के लोग जो होते हैं ना वो अच्छे नहीं होते हैं, या वो मतलब इन्फीरियर, या कुछ भी मैंने नेगेटिव बनाया, तो ये हो सकता है प्रिजुडाइज, ठीक है। फिर वो जहाँ पे रहते हैं, मैंने बताया किसी भी जगह के कि यार यहाँ के लोग जो होता है ना, इस जगह के लोग तो अच्छे नहीं होते, है ना, ये भी एक प्रिजुडाइज है। या फिर वो जिस तरीके का बोलते हैं, उनका एक्सेंट अच्छा नहीं है, बोलने का तरीका, या उनको इंग्लिश नहीं आती तो मैं बोलती हूँ अरे ये तो क्या गंवार है वगैरह। तो इस तरीके के जो हम थॉट्स बनाते हैं ना वो प्रिजुडाइज होते हैं, ठीक है, प्रिजुडाइज होते हैं। और इस तरीके के हमें नहीं करना चाहिए। हर किसी को इक्वली ट्रीट करना चाहिए, हर किसी को जो है वो हमें समानता में रखना चाहिए। वो क्लोथ्स की प्रति बना सकती हूँ, तो यहाँ पे यही बताया गया है। प्रिजुडाइज का मतलब सिर्फ इतना है, पूरे में यही बताया गया है कि प्रिजुडाइज का मतलब क्या है और किस किस चीज़ के लिए मैं प्रिजुडाइज क्रिएट कर सकती हूँ। मैं रिलीजन के लिए कर सकती हूँ, मैं कलर के लिए, स्किन के कलर के लिए, मैं रीजन से के लिए कर सकती हूँ, उनके बोलने के तरीके के लिए, या फिर क्लोथ पहनने के तरीके के लिए कर सकती हूँ। किसी को रिस्पेक्ट ना करना, ठीक है, बस यही है। यही प्रिजुडाइज का मतलब है कि किसी को नेगेटिवली जज करना, ठीक है, और उसको देखना कि वो हमसे इन्फीरियर है और हम तो सुपीरियर है, हम तो अच्छे हैं उनसे, वो ख़राब है, ऐसा सोचना, उसे प्रिजुडाइज कहते हैं, ठीक है।
चलो, प्रिजुडाइज का समझ में आ गया। अब स्टीरियोटाइप का देखते हैं। स्टीरियोटाइप क्या होता है कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है बॉयज़ और गर्ल्स का, ठीक है, कि हमारी सोसाइटी में बोला जाता है कि बॉयज़ जो होते हैं वो ज़्यादा सुपीरियर होते हैं गर्ल्स के तुलना में, ठीक है, बॉयज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है गर्ल्स की तुलना में। कहा जाता है कि ये दो जेंडर जो है वो अलग अलग उनके मतलब कि काम करने के तरीके अलग होने चाहिए, उनके रहने के तरीके अलग होने चाहिए। जैसे कि कहा जाता है हमेशा सोसाइटी में कि लड़के जो हैं वो रोते नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि ये नहीं रोना जो है वो एक ब्रेवरी का सिंबल है, कि जो नहीं रोता है वो क्या होता है, ब्रेव होता है। इस सोसाइटी में फैमिली मेम्बर भी तुम्हें कहते ही होंगे, ठीक है, कि बॉयज़ रोते नहीं हैं, वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, ब्रेव होते हैं, और ये तो लड़कियों का काम है रोना, तो ठीक है। तो कभी कभी फिर बाद में क्या होता है कि जब बच्चा बड़ा होता है, ग्रो होता है, और जब सच में भी उसे फील होता है कि उसे क्राई करना चाहिए, रोना चाहिए, तो भी वो नहीं रो पाता। क्यों? क्योंकि उसे पहले से बचपन से बताया जाता है कि उसे रोना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये तो वीकनेस की निशानी होती है, रोना तो एक साइन होता है वीकनेस का। इस तरीके के जो है वो स्टीरियोटाइप बनाए जाते हैं, ठीक है। अब ये स्टीरियोटाइप है, देखो स्टीरियोटाइप की एक पर्टिकुलर डेफिनेशन मिलेगी तुम्हें आगे। ये तो सिर्फ मैंने एक बताया एग्जाम्पल कि बॉयज़ और गर्ल्स के बीच में रोना, कि यार लड़कियां ही रोती है, लड़के नहीं रोते हैं, क्योंकि रोना तो एक क्या होता है, एक वीकनेस की निशानी होती है, ठीक है, जो लड़कों पे शोभा नहीं देती। इस तरीके की चीज़ें जो है वो बताई जाती है सोसाइटी में। यहाँ पे जैसे कि बताया गया है कि ये जो डिसेबल्ड जो है चिल्ड्रन, जो हमसे थोड़े से स्पेशल है, थोड़े से स्पेशल नीड की उन्हें ज़रूरत है, ठीक है, उन्हें डिसेबल कहा जाता है सोसाइटी में। डिसेबल मतलब कि जो हमसे थोड़े से हमारे पास में बॉडी पार्ट्स है सारे, हमारे पास में सारी एबिलिटी है काम करने की, और उन एबिलिटीज़ में अगर थोड़ी एबिलिटी कम हो जाए, ठीक है, बचपन से ही, तो उसे डिसेबल कहा जाता है सोसाइटी में। लेकिन अभी इस टर्म का मतलब चेंज हो चुका है। आज हम यूज़ करते हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड के लिए, ठीक है। गवर्नमेंट में ये भी दिया गया है कि हमें डिसेबल किसी भी के पर्सन के लिए, किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसे कहना चाहिए कि वो स्पेशल नीड है, स्पेशल नीड का पर्सन है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, ठीक है, कि उन्हें कुछ स्पेशल नीड्स की ज़रूरत है। सिर्फ यहाँ से इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। आगे यही रोने का बताया अभी मैंने कि बॉयज़ जो है वो रोते नहीं हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम फिट कर देते हैं सारे गर्ल्स और बॉयज़ को कि एक इमेज में सोसाइटी हमारे आसपास क्रिएट करती है कि लड़कियाँ सिर्फ यही कर सकती हैं, लड़कियों का काम सिर्फ घर पे बैठ के खाना बनाना है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें जब सोसाइटी में बनती है ना, तो एक फिट कर दिया उन्होंने सारे गर्ल्स को और सारे बॉयज़ को एक मिरर, एक इमेज में, कि ये सिर्फ यही करेंगे, ये सिर्फ यही करेंगी, इस तरीके का। गर्ल्स के लिए भी कुछ चीज़ें यूज़ की जाती है कि ये बहुत ही जेंटल होती है, सॉफ्ट स्पोकन होती है, अच्छे से बिहेव करने वाली होती है, ठीक है, तो उनको ऐसे ही रहना चाहिए, इस तरीके की। तो स्टीरियोटाइप का मतलब होता है कि जब हम किसी भी पर्सन को एक इमेज में फ़िक्स कर दें, ठीक है, वो इमेज अच्छी भी हो सकती है, पॉजिटिव भी वो चीज़, नेगेटिव भी हो सकती है। प्रिजुडाइज में क्या था कि वो सिर्फ नेगेटिव होगी, ठीक है, नेगेटिव ही होगी वो चीज़, कि किसी के लिए नेगेटिव या किसी को इन्फीरियर बताना, वो प्रिजुडाइज है। लेकिन स्टीरियोटाइप में जब हम किसी पर्सन को फिक्स कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बॉयज़ के लिए बताया गया कि वो ब्रेव हैं या फिर वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है गर्ल्स के कंपैरिजन में, तो उनके लिए अच्छा बताया गया ना बॉयज़ के लिए। तो स्टीरियोटाइप का मतलब होता है कि जब हम किसी भी पर्सन को, किसी भी ग्रुप को सोसाइटी के एक उसका फ्रेम में फिक्स कर दे, एक इमेज में फिक्स कर दे कि ये उसकी इमेज है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं कि वो स्टीरियोटाइप है। व्हेन वी फिक्स पीपल इनटू वन इमेज, तो हम स्टीरियोटाइप क्रिएट करते हैं, ठीक है। वो स्टीरियोटाइप किसी के लिए भी हो सकता है, किसी कंट्री के लिए हो सकता है, किसी रिलीजन के लिए, किसी सेक्स, रेस और इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लिए, ठीक है। जैसे कि मैं किसी को कहूँ कि ये स्टिंगी है, ये लेज़ी है, ये क्रिमिनल है, ये डम है, इस तरीके की चीज़ें जो है जब हम यूज़ करते हैं तो हम कहते हैं स्टीरियोटाइप्स बना रहे हैं, हम स्टीरियोटाइप क्रिएट कर रहे हैं किसी के प्रति, किसी के लिए, ठीक है। समझ में आया? प्रिजुडाइज और स्टीरियोटाइप याद रखना। प्रिजुडाइज मतलब किसी को नेगेटिवली जज करना, किसी को इन्फीरियर मानना, और स्टीरियोटाइप मतलब कि किसी को एक इमेज में फ़िक्स कर देना, ठीक है, उसे हम स्टीरियोटाइप कहते हैं। स्टीरियोटाइप जो होते हैं वो हमें रोकते हैं हर पर्सन को इक्वली
हर पर्सन को यूनिकली ट्रीट करने के लिए। क्योंकि देखो हर पर्सन जो होता है ना, हर इंसान जो होता है वो अलग होता है, वो उसमें कुछ यूनिक एबिलिटीज़ होती है जो हर किसी में नहीं होती है। हर किसी का अपना टैलेंट होता है, ठीक है, उसकी एबिलिटीज़ होती है। तो जब हम स्टीरियोटाइप क्रिएट करते हैं तो वो जो यूनिकनेस होती है ना वो हम नहीं देख पाते उसमें, और हम उसमें जो स्पेशल क्वालिटी होती है उसकी खुद की, वो भी हम नहीं देख पाते ये स्टीरियोटाइप्स की वजह से। तो यही इसका जो है वो नुकसान है प्रिजुडाइज स्टीरियोटाइप्स का, कि हम उसकी अच्छी क्वालिटीज़ को नहीं देख पाते हैं, उसे इक्वली जज नहीं कर पाते हैं, उसे समान नहीं देख पाते हैं सबकी तरह, ये होता है। अब डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? प्रिजुडाइज देख लिया, स्टीरियोटाइप देख लिया, अब डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वलिटी की बात करते हैं। इनइक्वलिटी पिछले चैप्टर में बताए थे कि इनइक्वलिटी आती है जब एक पर्सन के पास में वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जो दूसरे पर्सन के पास में अवेलेबल नहीं है। वही सारी चीज़ें जो एक पर्सन के पास में अवेलेबल है, एक ही कंट्री के हैं दोनों, एक ही रीजन के, एक ही स्टेट, एक ही विलेज के हो सकते हैं, लेकिन वही चीज़ एक दूसरे पर्सन के लिए अवेलेबल नहीं है, उसे हम कहते हैं इनइक्वलिटी। और डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है कि जब हम अपने प्रिजुडाइज और स्टीरियोटाइप पे एक्ट करें, जब हम किसी पर्सन के प्रति, किसी सोसाइटी, किसी कंट्री, किसी रेस, किसी कास्ट, रिलीजन के लिए कुछ क्रिएट करें अपनी नेगेटिव थॉट्स, तो हम डिस्क्रिमिनेशन होता है। तब वहाँ पे क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन होता है जब लोग अपने प्रिजुडाइज पे, अपने स्टीरियोटाइप्स पे एक्ट करते हैं, तो वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट होता है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है कि भेदभाव करना, किसी के लिए भेदभाव करना। तभी तो भेदभाव होगा ना, कि मैं किसी को बोलूँगी ये तो अच्छा नहीं है, वो अच्छा है, ये ख़राब है, ये कंट्री के लोग अच्छे नहीं होते हैं, इस स्किन कलर के लोग अच्छे नहीं होते हैं, इस रिलीजन के लोग अच्छे नहीं होते हैं, तो मैं क्या कर रही हूँ? डिस्क्रिमिनेशन कर रही हूँ उनके लिए। तो यही होता है डिस्क्रिमिनेशन, कि जब हम प्रिजुडाइज और स्टीरियोटाइप पे एक्ट करते हैं। जब भी हम कुछ ऐसा करते हैं जो दूसरे किसी पर्सन को नीचे लाने के लिए कुछ भी चीज़ें हम करते हैं, अगर हमें उनको कुछ एक्टिविटी करने से रोकते हैं, ठीक है, जैसे कि जॉब लेने से रोकते हैं, हम उन्हें कुछ चीज़ें नेबरहुड में, जैसे पिछले ज़माने में नहीं, कुछ सालों की पहले की बात है, अब थोड़ा कम हो चुका है ये, कि क्या होता था कि जो नीचे जाति के लोग हुआ करते थे, उन्हें यहाँ तक कि जो ऊंची जाति के, ऐसा कुछ नहीं होता है ऊंची नीच, लेकिन उस टाइम पे जब एग्जिस्ट कर रहा था, ये अभी भी कहीं कहीं पे है, लेकिन जो मेनली बहुत ज़्यादा हुआ करता था पहले, तो उनको क्या किया जाता था कि एक कुआं होता था गांव में मेनली, तो वहाँ पे उन लोगों को जो है वो पानी भी वहाँ से एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते थे। इस तरह की सिचुएशन एग्जिस्ट करती थी, उसे ही हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, कि मैं तो उसमें से निकाल सकता हूँ क्योंकि मैं तो ऊंची जाति का हूँ, लेकिन वो कोई नीची जाति का है तो वो उसमें से नहीं ले सकता। क्या कर देगा? वो उसको इम्प्योर कर देगा। इस तरीके की थॉट्स उन लोगों की हुआ करती थी, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए, सोसाइटी में सबको इक्वली रहने का अधिकार है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी चाहिए। अब कि किसी को अलाउ नहीं करना, सेम टी जो हम पी रहे हैं चाय और कप में, ग्लास में, उसको हम दूसरे चीज़ में देंगे, तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं उसे डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट होता है, भेदभाव होता है। यही समझ में आ गया कि इस चैप्टर का मतलब यही है कि तुम्हें एक बेसिक चीज़, इनका मतलब समझाना कि प्रिजुडाइज क्या होता है, स्टीरियोटाइप क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन क्या है, इनइक्वलिटी क्या है। और अगर तुम समझ गए, कम पढ़ के भी मतलब तुमने ये चैप्टर अच्छे से समझ लिया, ठीक है। सिर्फ इतना है, बाकी तुम कितना भी पढ़ लो, अगर तुम्हें सिर्फ इन बेसिक चीज़ों का मतलब नहीं समझ में आएगा तो फिर कोई मतलब नहीं है। पिछले चैप्टर में भी हमने बात की थी समीर 1 और समीर 2 की, ठीक है। वो भी 2 फ्रेंड्स बन गए थे, अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते थे, ठीक है। उन्होंने भी बहुत डिस्क्रिमिनेशन फेस किया। एक पर्सन ने जो पुअर था बेचारा, रिलीजन भी उसका अलग, फिर उसके पास में अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं, ठीक है। तो इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट होती है जब हम प्रेजुडाइज और अपने स्टीरियोटाइप पे एक्ट करते हैं। देखो, तुमने सुना होगा नाम दलित का, ठीक है। दलित क्या होता है? दलित एक टर्म है जो लोगों के लिए यूज़ की जाती है जो लोग लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। जो लोग लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं उनके लिए ये जो दलित टर्म है यूज़ की जाती है, उनको अनटचेबल बोला जाता है, ठीक है। दलित का मतलब होता है कि जो
हु हैव बिन ब्रोकन, ठीक है, जो टूटा हुआ हो, इस तरीके से शायद बोला जाता है, दलितों के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन गवर्नमेंट ने इसका कुछ और रेफरेंस दिया है। वो दलित लोगों को जो है शेड्यूल्ड कास्ट कहकर बुलाते हैं, ठीक है। ये हमारी सोसाइटी है जो बुलाती है दलित, और एक गवर्नमेंट है जो बुलाती है शेड्यूल्ड कास्ट, ठीक है। तो हमें भी इसी चीज़ को फॉलो करना चाहिए, नॉट ऑन द बेसिस कि वो कौन सी कास्ट से बिलोंग कर रहा है, वो लोअर कास्ट है, अपर कास्ट है, ठीक है। वो जो भी पर्सन है उसका एक दिया गया है पर्टिकुलर बैकग्राउंड कि आप ओबीसी से हैं या आप एससी से हैं, एसटी से हैं, ठीक है। उसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। देखो मेरे हिसाब से मैं बोल रही हूँ, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन वगैरह इस सोसाइटी में एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। ये हमारी सोसाइटी को और बेकार बनाता है, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है कि हम जो है लोगों को ट्रीट करते हैं उन बुरी तरीके से, उन्हें हॉस्पिटल्स में, कुछ स्कूल्स में जाने से रोका जाता है, काम करने से रोका जाता है, कुछ स्पेशल तरीके का अगर वो कर रहे हैं तो, ठीक है। तो हर चीज़ में भेदभाव करना वो सही नहीं है, और इस चैप्टर में यही बताया जा रहा है। ट्राइबल्स होते हैं, ठीक है, जो कुछ रिलीजन के ग्रुप हैं, पर्टिकुलर रीजन में रहते हैं, उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। तो यही सब इसमें दिया गया है, नॉट इम्पॉर्टेंट, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ टर्म इम्पॉर्टेंट है, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। चलो भीमराव अंबेडकर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि इनके साथ में भी ऐसी सिचुएशन हुई, इनके साथ में भी घटनाएं घटित हुई हैं इस तरीके की, उनके साथ में भी एक समय पे भेदभाव किया गया था, ठीक है। इतने बड़े पर्सन जो हैं उनके साथ में भी कभी ऐसी चीज़ जो है वो भेदभाव हुआ होगा, तुमने सोचा है, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट लीडर हैं ये इंडिया के थे, मतलब, बट नाम तो हमेशा ही रहता है इंसान का। अब इन्होंने कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि इनके साथ में किस तरीके का जो है वो डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। भीमराव अंबेडकर, इन्होंने बताया कि जब ये 9 साल के थे 1901 में, तो अपने फादर से मिलने के लिए जो है ये कोरेगांव महाराष्ट्र में जा रहे थे अपने कज़न्स ब्रदर के साथ में, ठीक है। तो वहाँ पे जब ये स्टेशन पे खड़े थे तो स्टेशन मास्टर जो है अच्छे खासे कपड़े पहने हुए थे इन्होंने, इनके ब्रदर कज़न्स ने, और स्टेशन मास्टर जो इनसे पूछता है, इनको बहुत देर हो गई थी वेट करते करते, और वो पूछता है इनसे कि क्या हुआ, आप इतनी देर से यहाँ पे खड़े। तो इन्होंने बोला कि हमें जो है हमारे फादर से मिलने के लिए कोरेगांव जाना है, बट क्या है कि लेने के लिए ना तो उनका सर्वेंट आया है, ठीक है, उनके फादर का, और ना फादर आए हैं, तो वो वेट कर रहे हैं सिर्फ उनका। तो इतने में वो जो स्टेशन मास्टर था, उनके कपड़े देख के और उनका जो है मतलब कि वे ऑफ स्टाइल टॉकिंग का, वो सब देख के वो समझता है कि शायद ये जो है अपर कास्ट के हैं या ब्राह्मण से वगैरह। तो उनको लगा ऐसा भीमराव अंबेडकर को कि ये हमारे बारे में, तो उसने पूछा भी सही स्टेशन मास्टर ने कि आप कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हैं। जब अचानक जो है अंबेडकर के मुंह से जो है वो निकल जाता है कि वो महर कास्ट से बिलोंग करते हैं। महर कास्ट जो है वो एक कम्युनिटी है, ठीक है, जो जिसको लो कास्ट का माना जाता है महाराष्ट्र में, स्पेशली महाराष्ट्र में महर कास्ट जो है उसको अनटचेबल जो है वो कंसिडर किया जाता है, उनको ट्रीट किया जाता है अनटचेबल की तरह बॉम्बे में, ठीक है। तो उस टाइम पे किया जाता था, अभी तो नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ पे तो वो चौंक जाता है जब वो बताते हैं कि वो महर कास्ट से बिलोंग करते हैं, और ना तो वो उनकी हेल्प करते हैं, ठीक है, कि आप किस तरीके से पहुंच सकते हो वगैरह, ठीक है, और चुपचाप वो चले जाते हैं बिना उनसे बात किए। फिर मतलब उनके फेस के एक्सप्रेशन से ही समझ जाते हैं डॉक्टर अंबेडकर कि ये हमको जो है वो इन्फीरियर या फिर अनटचेबल जो है वो समझता है, और फिर वो चुपचाप चले जाते हैं। तो ना तो उनकी हेल्प हो पाई और ना मतलब कि वो, तो इस तरीके से उनके साथ में ये उन्होंने फेस किया डिस्क्रिमिनेशन एक टाइप का, ठीक है, कि उन्होंने स्टेशन मास्टर ने अंबेडकर की हेल्प सिर्फ इस वजह से नहीं की कि वो सिर्फ एक लो कास्ट से बिलोंग करते हैं, इस वजह से नहीं, वो उन्होंने हेल्प की उनकी। तो देखो उस टाइम की सिचुएशन है ये। अब थोड़ा सा इनके बारे में बताया गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, कि उनका जो पूरा जन्म और उनका डेथ का क्या डेट है, डेट मतलब ईयर क्या है। उनको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता था, अंबेडकर को अभी भी कहा जाता है फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और महर कास्ट से बिलोंग करते थे ये। बाकी इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ें की हैं लोगों के लिए, स्पेशली लोअर कास्ट के लोगों के लिए।
ये पहले पर्सन थे अपनी कास्ट से जिन्होंने कंप्लीट की कॉलेज एजुकेशन और इंग्लैंड गए ये पढ़ने के लिए और फिर लॉयर बने वहाँ से, ठीक है। लॉयर बन के आए वो इंग्लैंड से। तो पहले पर्सन इनकी कास्ट के थे जिन्होंने अपनी कॉलेज एजुकेशन कंप्लीट की, फिर इंग्लैंड गए पढ़ने के लिए, लॉयर बने और इन्होंने बहुत सारी चीज़ें की हैं। जिस तरीके से उन्होंने दलित के लिए एफ़र्ट लिए, उनको टेम्पल्स में, मंदिरों में एंट्री दिलवाई, ठीक है। और फिर बाद में लास्ट में क्या हुआ, इन्होंने बहुत सारा काम किया दलितों के लिए, उनको जॉब लेने में हेल्प की, उन बच्चों को जो है वो इनको इंस्पायर भी किया, सपोर्ट भी किया कि आप स्कूल में जाके पढ़िए। उनकी कास्ट के जो थे उनको, लोअर कास्ट के जो लोग थे उनको बहुत ज़्यादा हेल्प भी की इन्होंने। और इन्होंने जो है फिर बाद में लास्ट इनकी जो लाइफ में इन्होंने हिंदुइज़्म से कन्वर्ट होके ये बुद्धिज़्म में चले गए, क्योंकि ये समझते थे कि शायद इन्हें इस रिलीजन में शायद वो इक्वलिटी नहीं मिल पाएगी और इस वजह से ये बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो गए कि ऐसा रिलीजन जहाँ पे इनको इक्वली ट्रीट किया जाए, ठीक है। ये कास्ट सिस्टम के बहुत ही खिलाफ थे, इन्होंने बहुत लड़ाई भी लड़ी है इस चीज़ के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि स्ट्राइविंग फॉर इक्विलिटी, समानता के लिए लड़ाई। बहुत दलित, वुमन, ट्राइबल्स लोग, पीजेंट्स हैं, गरीब लोग जो हैं वो बहुत लड़े पुराने समय में, है ना। जब हम ब्रिटिशर्स से लड़ रहे थे उस टाइम पे हमारे इंडिया के लिए कि इंडिया को आज़ाद कर दो, और उसी समय पे हमारे कुछ दलित, वुमेन्स, ट्राइबल्स और ये भी लड़ रहे थे इनइक्वलिटी के ख़िलाफ़, ठीक है, जो अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करे थे। तो इस टाइप की सिचुएशन भी एग्जिस्ट करती थी। आगे बढ़ते हैं। जो मेन था वो तो टर्म्स है, बाकी तो ये सब थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो तुम्हें पता होनी चाहिए। यहाँ पे दिया गया है कि जब इंडिया जो है वो 1947 में आज़ाद हुआ, तब हमारे लीडर ने कंसिडर किया कि जो हमारे यहाँ पे अलग अलग तरह की इनइक्वलिटी भी एग्जिस्ट करती थी उस समय पे, और हमारे जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था तो उस पर फोकस किया गया कि हम सब ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे कानून बनाएं, लॉ बनाएं कि वो लोअर कास्ट के लोगों को जो है वो हेल्प करें, कि अभी तक इनके साथ में जो सिचुएशन हुई है, जो इनके साथ में चीज़ें घटी हैं, वो आगे नहीं हो, ठीक है। इस वजह से एम्फेसाइज़ किया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसा लेके आएँ, हम कुछ ऐसे लॉज लेके आएँ कि उनको प्रोटेक्ट करें, ठीक है। और डॉक्टर अंबेडकर भी जो है वो दलितों के राइट के लिए बहुत लड़े। आगे इसमें सिर्फ यही दिया गया है सब कुछ। यहाँ पे कुछ एक चीज़ें हैं कि राइटर्स जो थे कॉन्स्टिट्यूशन के ना, उन्होंने भी डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट किया और उन्होंने बताया कि उन्होंने लगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन के राइटर जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, कि लोगों के पास में जो है फ्रीडम होनी चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए अपने रिलीजन को फॉलो करने की, अपनी लैंग्वेज बोलने की, अपने फेस्टिवल सेलिब्रेट करने की, अपने खुद को एक्सप्रेस करने की उनके पास में फ्रीडम होनी चाहिए, और उसको ध्यान में रख के हम लॉ बनाएंगे, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट करेंगे, ठीक है। वो सब चीज़ें उनके दिमाग में थी। सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन का फेस उनको फिर से नहीं करना पड़े, ठीक है, इस तरह की सिचुएशन एग्जिस्ट करे। अब दो दीज आइडियाज़ आर इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और इस तरीके के आइडिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मिलते भी हैं, ठीक है। जो लोगों ने सोचा, जो राइटर्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, जो उन्होंने सोचा था उस तरीके के जो आइडियाज़ हैं हमें मिलते भी है इसमें। और इक्वलिटी एक वैल्यू है जो हमेशा उसके लिए हमें लड़ना चाहिए, ठीक है, जो ऑटोमेटिकली हमारे पास में नहीं आएगी, उसके लिए हमें लड़ना पड़ेगा, हमें उसको पाना पड़ेगा, और हमें उसके लिए हमेशा जो है लड़ाई करती रहनी चाहिए समानता के लिए, क्योंकि ये सोसाइटी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सोसाइटी को एक अच्छा रूप, अच्छा फेस देने के लिए इक्वलिटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये हमारी प्रीएम्बल है, ये तुम्हें याद होनी चाहिए। एक अगर तुम अच्छे सिटीज़न हो, ठीक है, अपनी कंट्री के, तो तुम्हें अपनी प्रीएम्बल याद होनी चाहिए। याद कर लेना, इसमें जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी पे जोर दिया गया है। ये वैल्यूज़ तो कभी भी ख़त्म हो ही नहीं सकती है कॉन्स्टिट्यूशन में से, ये तो मस्ट है, ठीक है। चलो, चैप्टर ख़त्म हो चुका है, मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त। धन्यवाद आपका, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए आपका चैनल, ताकि आपको और भी आने वाले वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। और आप प्लीज़ मुझे थोड़े सजेशंस भी दीजिए कि मैं और क्या चेंजेस कर सकती हूँ,
ताकि आपके लिए लर्निंग और भी इजी हो पाए। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।